हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 9 का लेसन थर्ड जिसे अपवाह यानी ड्रेनेज का सेकेंड लेक्चर देखेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है नदी की विभिन्न अवस्थाएं यानी डिफरेंट स्टेट ऑफ द रिवर, यानी जो रिवर्स है उसके कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, डिफरेंट अवस्थाएं हैं। तो नदी की विभिन्न अवस्थाओं को देखना है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर कोई नदी या रिवर यहाँ से जैसे निकलती है तो ये प्रवाहित होते हुए यहाँ सागर में गिरने तक, तो ये नदी है, इसकी बात करें तो ये प्रवाहित होने के बाद सागर में गिरने तक, ये मान लीजिए सीध है, कई शाखाओं में बढ़ती है या कहें कई प्रकार की आकृतियां आती हैं। तो ये यहाँ से नदी का उद्गम स्थल है, यानी जहाँ से नदी स्टार्ट होती है या निकलती है, ठीक है ना। इसके ऊपरी भाग को, इसे हम लोग इसका ऊपरी भाग कहते हैं, यानी कि इसे हम अपर कोर्स कहेंगे, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपर कोर्स कहेंगे। इसके बाद इसको कहेंगे मध्य भाग, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे मिडिल भाग, मिडिल कोर्स। और यहां से बाद का जो भाग है, इसके बाद का भाग, इसे हम लोग निचला भाग, यानी कि इसे हम लोग लोअर कोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग। इसे हम दूसरी भाषा में भी कहते हैं कि ये नदी की एक प्रकार से युवा अवस्था होती है, यंग एज, ठीक है ना। ये प्रौढ़ावस्था होती है, जब व्यक्ति मिडिल स्थिति पर आ जाता है, प्रौढ़ावस्था होता है। और ये वृद्धावस्था है, जब व्यक्ति बूढ़ा होता है। मतलब यहाँ पर नदी अपर भाग पर युवावस्था है, तो जैसे एक बच्चा बहुत तेजी से दौड़ता कूदता उछलता है, उसी प्रकार नदी भी तीव्र गति से खलखलाती हुई प्रवाहित होती है। मध्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में थोड़ा सा स्थिरता आती है, तो यहाँ पर नदी थोड़ी धीमी गति से स्थिर रूप से प्रवाहित होती है। और यहाँ वृद्धावस्था होता है, यानी जो अवसाद लेकर आती है उसे लेकर आगे जाने में सक्षम नहीं होती है, तो इसके द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं विभिन्न अवस्थाएं। अपर या ऊपरी भाग पर जो नदियां हैं वो कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण करती है, इसके बारे में जानना है। तो ऊपर देखें, आप लोग पढ़े होंगे वी आकार की घाटी। अपर अवस्था में जो नदियां हैं वी आकार की घाटी, यानी कि वी शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली, ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसी में अभी दूसरी भी देख लेते हैं। आप लोग जलप्रपात जानते होंगे, वाटरफॉल, जलप्रपात यानी वाटरफॉल। मध्य भाग पर आते हैं, तो मध्य भाग पर जो नदी आकृति का निर्माण करती है उसमें नदी विसर्ग, यानी इसे हम लोग रिवर एरिस्पंस या एरिस्पल्स कहते हैं, ठीक है ना, LES एरिपल्स, ठीक है ना। इसके अलावा इसी भाग पर जलोढ़, शंकु, कई आकृतियां बनती हैं, जलोढ़, शंकु, जलोढ़ पंख, तो आपको कुछ ही पढ़ना है। तो जलोढ़ शंकु यानी एलुवियल,
एलुवियल कोन्स, एलुवियल कोन्स। और यहां पर आते हैं तो हम लोग डेल्टा, डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक, तो यहां से शुरू करते हैं। यहाँ नदी पर्वत चोटी के ऊपरी भाग से नीचे गिर आती है, प्रवाहित होती है, तो हिमानियाँ पिघल कर आती हैं और फिर जल का रूप धारण करती हैं। तो इस क्षेत्र पर नदी का वेग बहुत तेज होता है और ढाल से नीचे बहने के कारण अपने निचले भाग पर लगातार कटान करती है। यानी इस तरह प्रवाहित होते हुए निचले भाग पर कटान करती जाती है, जिससे वहाँ वी आकार का शेप्ट बनता है या आकार वी शेप्ट तैयार होता है, वी आकृति तैयार होती है और उसे हम लोग वी आकार की घाटी या वी शेप्ड वैली कहते हैं। और इसी घाटी पर जब कभी एक बड़ी हिमशैल आकर लग जाती है तो यही यू आकार में बदल जाती है। जलप्रपात है, मतलब अगर हमारा माउंटेन एरिया है और उसमें सॉफ्ट हार्ड की लेयर पड़ी हुई है, यानी जो सॉइल है, जो लैंड है, उसमें सॉइल की जो रॉक्स हैं उनकी लेयर सॉफ्ट एंड हार्ड है, तो उसमें हार्ड सेल कम कटती है अपेक्षाकृत और सॉफ्ट सेल जल्दी कट जाती है। ऐसे मान के चलिए कि ये हमारा रिवर एरिया है, यहाँ पर जो सेल है वो ऐसे है कि यहाँ पर हार्ड, ठीक ना, यहाँ पर सॉफ्ट, इसमें भी हार्ड, इसमें भी सॉफ्ट, इसमें भी हार्ड, इसमें भी सॉफ्ट लेयर हो। तो जैसे यहाँ से नदी निकलती है तो इस भाग को अधिक तेज काटेगी और इस भाग को कम काटेगी। इस भाग को नहीं काट पाएगी तो नदी यहाँ से बहती है और धीरे धीरे ऐसे काटती जाती है। जैसे घर पे आपके जो गांव में एक लोटा होता है पानी पीने के लिए, जिस बर्तन पे बाट होती है, किनारा होता है, उससे पानी गिराइए तो सीधा नहीं गिरता, वो ऐसे घूम के पीछे गिरता है, ऐसे पानी गिरेगा और ऐसे पीछे जाएगा, फिर ऐसे। तो वही होता है, यहाँ से जल आता है तो पीछे को घूम कर जाता है और लगातार ऐसे काटता जाता है। और जब ये बहुत गहरा हो जाता है तो एक समय आता है कि जल सीधे नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इसी को हम लोग जलप्रपात या वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ आते हैं, नदी विसर्ग एंड जलोत्सव। तो नदी विसर्ग की बात करेंगे हम लोग कि नदी विसर्ग क्या है। जब नदियां मैदान पर आती हैं, यहाँ पर आती हैं, तो यहाँ से अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं, मिट्टी को काटती हैं, मिट्टी कंकड़ ये सब साथ में लेकर आती हैं और आगे जब आती हैं मैदान पर और इनके वाटर लेवल कम हो जाता है वर्षा के बाद, जब ग्रीष्म ऋतु से बाद ठंडी और गर्मी यानी कि जो हमारा विंटर और ग्रीष्म है उस समय यहाँ पर क्या होता है, वाटर लेवल घट जाता है। तो अब रिवर अपने साथ उस अवसाद को, उस जो मिट्टी का धूल कण आदि है उसको ले जाने में, कचड़े को आगे ले जाने में सक्षम नहीं होती, तो मिट्टी उसे यहीं पर ऐसे जमा लेती है, किनारों पर अगर छोड़ती है और नदी का जल ऐसे प्रवाहित होना शुरू होता है, तो इस प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं, नदी विसर्ग कहते हैं या रिवर एरिसिपल्स कहते हैं। ओके, अब दूसरा तरीका है कि यदि एक चीज और यहां पर देखेंगे, गोखुर झील, गोखुर झील, ठीक ना। गोखुर झील कैसे लिखेंगे, ऑक्स ब्लू, मतलब कि इसमें बाउ लैंड, ऑक्स बाउ लैंड, गोखुर झील। जैसे हमने बताया कि यहाँ पर नदी अवसाद जमा कर और ऐसे बहना शुरू कर दी, ठीक है। एक समय आएगा जब वर्षा होगी और इसमें क्या होगा, जल की मात्रा बढ़ जाएगी, वर्षा होगी और जल की मात्रा बढ़ेगी, तो ये नदी इन भागों को काटना शुरू करती है। जो अवसाद जमा किया गया है उस अवसाद को क्या करेगी, यानी यहाँ धूल कण जो जमा है उस कंकड़ मिट्टी के कण को फिर से काटना शुरू करेगी। और अगर
ये नदी इसको बराबर इस भाग को कटान करती है, ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे टकराएगी, फिर इधर से जल इधर निकल जाएगा, फिर टकराएगी इधर निकल जाएगा, और फिर टकराएगी घूमकर इधर जाएगी, और एक समय आएगा यहाँ से काटकर सीधे चल जाएगी। जब यहाँ से जल सीधे बहने लगेगा तो बीच में ये भाग छूट जाएगा, इसमें जल भर जाएगा, और यही आपकी ऑक्सबाउ लैक या गोपुर झील कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सबाउ लैक, जो एक काऊ के या गाय के खुर के समान दिखता है। अब आते हैं दूसरा जलोढ़ संघ। नदियां जब यहाँ पर अवसाद को रिवर के साइड में, तटों पर, किनारों में नहीं जमा करती, कोस्टल भाग पर ना जमा करके बीच में जमा दे, अवसाद को यहाँ छोड़ दे और नदी का जल ऐसे प्रवाहित होने लगता है, तो यहाँ पर जो ये आकृति कोण बनता है, इसी को हम लोग एलुवियल कोण या जलोढ़ संघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलुवियल कोण या जलोढ़ संघ बोलते हैं। अब इसके बाद नदी आगे फिर निकलती है, अवसादों को छोड़कर जाती है, रास्ते में फिर अवसाद ग्रहण करती है, और जब समुद्र शीर्ष के पास पहुंचती है या समुद्र के आसपास पहुंचती है, तो उसका जो वेग है, फ्लो है, वो बहुत कम हो जाता है, और फ्लो कम होने के साथ साथ जल की मात्रा भी कम हो जाती है, और यहाँ से यहाँ तक फिर से जो कटान करके धूलकण साथ में लिया गया, अवसाद लिया गया, उसे अब नदी आगे ले जाने में सक्षम नहीं होती। परिणाम, अब रिवर क्या करती है? यहाँ से अवसाद को, अपने अवसाद को छोड़कर कई छोटी छोटी धाराओं में बंटकर चली जाती है, और कहाँ? सागर में गिर जाती है। तो यहाँ पर ये जलोढ़ मैदान हो गए। क्या हो गए? ये सभी बाढ़ के मैदान, जलोढ़ मैदान हो गए, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा। देखिए इस प्रकार की ये आकृति बनती है इस मैदान की, इसीलिए इसे डेल्टा कहा जाता है। ठीक है ना? तो नदियां अपने मुहाने पर समुद्र से गिरने से पहले कई धाराओं में बट जाती है, और बीच में उपजाऊ मैदान छोड़ देती है, यानी अवसादों को छोड़ देती है, उसमें उत्पादन कार्य होता है, उपजाऊ मैदान छोड़ देती है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? उसे डेल्टा कहते हैं। और जब नदी डेल्टा ना बनाए, जो भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है ना, आपको बताते हैं फोल्डिंग और फॉर्डिंग, फॉर्डिंग से भ्रंश में बहती है, जहाँ की पत्थर की सैलें कठोर होती है, वहाँ अवसाद नहीं होता, तो नदी सीधे सागर पे गिर जाती है, वहाँ ज्वार मध्यमुखी डेल्टा, वहाँ डेल्टा नहीं बनता। तो आपको यहाँ पर आकृतियाँ, विभिन्न अवस्थाएं बताई गई। वी आकार की घाटी, पहली अवस्था, ऊपरी अवस्था यानी अपर कोर्स में आपको दो आकृतियाँ, वी आकार की घाटी यानी कि वी शेप्ड वैली एंड वाटरफॉल, मिडिल कोर्स में गोपुर झील, नदी विसर्ग, जलोढ़ संघ, यानी ऑक्सबाउ लैक, रिवर, एरिस्पल्स, ठीक है ना, एलुवियल कोम्स, और लास्ट में जो निचला भाग है, लोअर कोर्स है, वहां पर डेल्टा का निर्माण करती है। ओके, तो ये रहा आपका नदी की विभिन्न अवस्था। एक रिवर की ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। यहाँ जलोढ़ पंख भी बनता है, जब नदी के बाढ़ के कारण यहाँ कटान होता है और ऐसे बीच से नदी की धाराएं निकल जाती हैं, तो एक पंख के नुमा आकृति बनती है, चिड़िया के पंख की तरह की आकृति बनती है, जिसे जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट देख लेते हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों में कुछ फर्क देखते हैं, और उसके बाद रिवर्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। तो देखिए, आपको भारत में जो भी नदियां प्रवाहित होती हैं, उनको हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। अगर भारत की नदियों की बात करें तो उन्हें हम लोग क्या करते हैं? दो भाग में बांट देते हैं, ठीक है ना? क्या करेंगे? उसे हम दो भाग में बांट देंगे।
चलिए अच्छा, सामान्यता है इसे बना लेते हैं। ऊपर के भाग को हम नॉर्थ भाग कहते हैं, नीचे के भाग को साउथ पार्ट कहते हैं। यानी ये जो भाग है ये हमारे कंट्री का साउथ पार्ट है। तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं, उत्तर भारत की अधिकांश जो नदियाँ हैं वो ऊंचे पर्वत श्रेणी यानी हिमालय से निकलती हैं। तो ऊंची पर्वत चोटी से आती हैं और ये हिमालयों के पिघलने से निकलती हैं। इसलिए यहाँ जितनी नदियाँ बहती हैं वो 12 मासी होती हैं, यानी कि एक प्रकार से पेरेनियल होती हैं। क्या होती हैं? पेरेनियल, यानी वर्ष भर इनमें जल प्रवाहित होता है। यहाँ की नदियों की बात करें तो अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट श्रेणी से निकलती हैं और ये छोटी यानी कम ऊंची श्रेणी है, इसमें हिमाच्छादन नहीं होता, यानी यहाँ पर आइस नहीं होती है। इसलिए यहाँ की जो नदियाँ हैं वो सीजनल होती हैं, यानी मौसमी होती हैं। वर्षा के ऋतु में इनमें अधिक जल प्रवाहित होता है और वर्षा के बाद के समय में इनकी नदियों का जल स्तर बहुत कम हो जाता है या तो यह सूख जाती है। समझ आ गया? दूसरी चीज, उत्तर भारत में जो नदियाँ जो रिवर्स प्रवाहित होती हैं वो लंबी होती हैं, उनकी लंबाई अधिक होती है और यह जो है एक विस्तृत मैदान में समतल भाग पर प्रवाहित होती हैं। वहीं यहाँ की नदियाँ अधिकांशतः छोटी होती हैं और यह एक प्रकार से छिछले भाग पर प्रवाहित होती हैं या छिछले भाग पर जाती हैं। तो एक प्रकार से ये सेपरेट, यानी एक प्रकार से अगर कहें तो यहाँ पर जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वह जो है शॉर्टर होती हैं और एक प्रकार से कह दें तो एक प्रकार से कम ढाल, सैप स्लोअर कह दीजिए, यानी एक हल्का ढाल के क्षेत्र पर प्रवाहित होती हैं और यह जो है तीव्र ढाल पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। ठीक है ना? यहाँ की जो नदियाँ हैं वो मुख्यतः 3 तंत्र में प्रवाहित होती हैं, एक सिंधु तंत्र, एक गंगा तंत्र, एक ब्रह्मपुत्र तंत्र। सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र, यानी जो बेसिन है, 3 बेसिन मुख्यतः हैं, एक सिंधु बेसिन, एक गंगा बेसिन, एक ब्रह्मपुत्र बेसिन। यहाँ पर अगर कहें तो मुख्यतः 4 बड़ी नदियाँ हैं। महानदी, 4 बड़ी रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे इनकी द्रोणियों के बारे में पढ़ेंगे, हर एक नदी के बारे में किस तंत्र पर कौन कौन सी नदियाँ जुड़ी हुई हैं और यह कैसे प्रवाहित होती हैं, इसके बारे में देखेंगे। आज यहीं तक। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।